जैसे कि ये एस्पायर का पहला साल था और एस्पायर का पहला साल बेमिसाल। इस पहले साल में ही रिजल्ट लाने के लिए देयर आर मैनी रीजंस विच रिवॉल्व्स अराउंड, और यही सब रीजंस हमें बताएंगे एस्पायर आईटी एंड मेडिकल के सेंटर हेड मिस्टर अमित सिंह सर। सर, रिजल्ट को लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। उसमें स्टूडेंट्स का भी रोल होता है, उसमें टीचर्स का भी रोल होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो बच्चे, इस रिजल्ट लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है दो लोगों में, एक बच्चा और एक उसका टीचर। ठीक। तो बच्चा अपनी तरफ से लाखों कोशिशें करता है, पर उसको गाइडेंस कहीं ना कहीं टीचर्स की चाहिए होती है। बिना टीचर की गाइडेंस से बच्चा एक सही राह पर चल पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। क्यों? पूरे साल में, पूरे जर्नी को अगर आप देखोगे तो बच्चे के साथ बहुत कुछ अप एंड डाउन होता है, और बच्चा कभी कभी डिमोरलाइज भी होता है, कई बच्चा कहीं से परेशान होता है। फिर हम उसको, बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसकी सभी परेशानियों को हम सुनते हैं। सभी परेशानियों को सुनने के बाद उसका सोल्यूशन देना। तो बेटा, जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं वो एस्पायर यही कहता है कि सुबह 8 से लेकर 2:40 तक बच्चों को 6 क्लासेस दी जाएं। 6 क्लासेस में से मेडिकल वाले बच्चों को 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायो, और नॉन मेडिकल वालों को 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथ। और उसके बाद बच्चों का 3 से लेकर 6 बजे तक डाउट सेशन, लगातार डाउट लेना और बच्चों का डाउट क्लियरेंस करना बच्चों के मार्क्स में बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आता है। अब हमारा सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट हो जाता है। दिसंबर में कंप्लीट होने के बाद बच्चा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने होते हैं बच्चे को नीट का एग्जाम देने के लिए। उसमें बच्चों के लगभग लगभग 100 से 150 एग्जाम्स होते हैं। पहले जनवरी में पार्ट टेस्ट एग्जाम्स होते हैं, +1 के एग्जाम हो गए, फेब में +2 के एग्जाम्स हो गए, फिर कंबाइंड पेपर्स हो गए, लास्ट में अप्रैल के टाइम पे फुल मॉक टेस्ट हो गए। ये जब पेपर बच्चा इतना देता है तो उस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जैसे वो अपने इंस्टीट्यूट के पेपर के अंदर ही बैठा हो। जैसा कि आपको पता होगा, एपीएल एक टेस्ट सीरीज है, एस्पायर प्रीमियर लीग, वो पूरे हिमाचल में हर जगह चलती है। अब उसमें होता क्या है कि एक एक क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी से बनता है। अब वो एक एक क्वेश्चन जब एनसीईआरटी से बनता है तो बच्चा जो क्वेश्चन नहीं कर पाता है फिर उसको वो एनसीईआरटी से ढूंढता है। एनसीईआरटी को अगर आप बिना कुछ समझे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझना बहुत मुश्किल होगा कि एनसीईआरटी की लाइन बोलना क्या चाह रही है, और सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप जो क्वेश्चन करोगे तो मुश्किल होगी। तो उससे बेटर प्लान है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना, वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आया फिर आप एनसीईआरटी से उसको ढूंढो। इस तरीके से बच्चों के मार्क्स बहुत सारे इंप्रूव करते हैं। ठीक। सर, जैसे कि आप अपने हर लेक्चर में डिक्टेट करते हैं कि फ़ोन को तो छोड़ ही दो, लेकिन क्या करें, फ़ोन तो छूटता ही नहीं है। इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखो बेटा, फोन एक्चुअली में खराब नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, फोन खराब तब होता है जब आप उसका बहुत मिसयूज करते हो। अब मिसयूज कैसे करते हो कि आप क्लास के अंदर 6 क्लासेस ले रहे हो। 6 क्लासेस में आपको मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो एस्पायर में क्या होता है कि बच्चे उस टॉपिक को टीचर से पूछते हैं, तो बच्चे को वो कनेक्ट हो जाता है। अब जो बच्चा टीचर से नहीं पूछता उसको यूट्यूब का सहारा मिलता है। जैसे ही बच्चा घर पे जाएगा उसको ये पता होगा कि मुझे अगर यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं घर जाकर यूट्यूब खोलूंगा और मैं उससे पढ़ लूंगा। ये धीरे 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 आदत इतनी हो जाती है कि बच्चा क्लास भी स्किप करनी शुरू कर देता है। जब बच्चा क्लास स्किप करेगा तो उसके मन में ये होगा कि मुझे कुछ भी नहीं होगा तो मैं यूट्यूब से तो पढ़ ही लूंगा। तो जैसे वो सहारा मिलना शुरू हो गया तो बच्चा एक टीचर से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब जैसे डिस्कनेक्ट होगा तो बच्चे को फिर हम ज्यादा संभाल नहीं सकते। सारी बात कनेक्टिविटी के ऊपर है कि बच्चा हमसे कनेक्ट रहेगा, बच्चा हमसे पूछेगा, हम बच्चे को जज करेंगे, देखेंगे कि बच्चा किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देखो, जैसे कई बार आपने देखा भी होगा, हमारे जो पेपर्स होते हैं, पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चा नहीं ही कर सकता। तो उनमें से बहुत कम ऐसे रेयर बच्चे होते हैं जो उन क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, मैं घर जाऊंगा और गूगल कर लूंगा। अब जो हमारे एपीएल के क्वेश्चंस होते हैं वो तो गूगल पे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो हम लोगों ने, टीचर्स ने खुद अपनी लैंग्वेज में बनाए होते हैं। तो बच्चा उसमें फिर टाइम वेस्ट करता है उस एक क्वेश्चन को, जबकि उसको करना क्या चाहिए था। मुझे क्वेश्चन नहीं आया, मैंने उसको नोट से देखा, एनसीईआरटी से देखा। अगर वो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया तो मैं अपने टीचर से जाकर पूछूंगा।
तो जब तक वो बच्चा टीचर के पास पहुंचता है ना, वो सेम क्वेश्चन वो बच्चा कम से कम 50-60% तैयार कर चुका होता है। तो जो जब बच्चा पेपर देने के बाद घर जाता है, वो क्यों ऐसा बोलता है, मेरी सिली मिस्टेक रह गई। वो सिली मिस्टेक ऐसे नहीं होती, वो सिली मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों? आपने उस क्वेश्चन के डाउट्स को प्रॉपरली पूछा नहीं, वो आपने गूगल कर लिया, जो आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए था। ये है मेन रीजन कि फोन ना यूज करने का। अगर हम हैं एक टीचर, सुबह 8 से लेकर, आप देखो 8 से 2:40 जब क्लास चलती है हमारी, ऑलमोस्ट टीचर बिजी होते हैं, पर एट द सेम टाइम कोई ना कोई एक पेयर का फैकल्टी फ्री रहता है कि बच्चा कहीं भी किसी भी और बैच का ही बच्चा होगा तो कोई डाउट पूछेगा तो डाउट क्लियरेंस हो जाए उसकी। शाम को 3 से 6 बजे के बीच में 15 से 20 फैकल्टी जितने सब फ्री होते हैं, और डाउट में आपने देखा ये डाउट लगातार चलते रहते हैं हमारे। तो जब हम एज अ टीचर, एज अ एस्पायर टीम, सभी लोग बच्चों के लिए हैं, तो उनको फिर यूट्यूब या फोन यूज करने की क्या ही जरूरत पड़ेगी। ये जो बच्चों ने जो स्कोर लिया है 690, 676, 676, अब आप देखो ये बच्चे, इनको एक ही बात पता थी कि हमें फोन यूज नहीं करना है, हमारे लिए हमारा टीचर है, जो भी डाउट होगा हम टीचर से ही लेंगे। और जिस जिस बच्चे ने जहां जहां क्वेश्चन गूगल से किया है, आप देखो उस बच्चे ने वो क्वेश्चन बाद में मिस्टेक किया है। ये होता है बेटा। सर, जैसे कि हमीरपुर को एजुकेशन हब बोला जाता है, और हमीरपुर की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंस्टीट्यूट खुला हो और पहले ही साल में उसने इतने खतरनाक रिजल्ट्स दिए हो, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बेटा देखो, ये सभी चीजें चलती हैं मेहनत पे, बच्चों के ऊपर मेहनत करना और बच्चों ने मेहनत करना, ये मेहनत करना सिखाना ही इम्पोर्टेंट है। सिलेबस हम टाइम से ख़त्म करते हैं, दिसंबर में सिलेबस ख़त्म हो जाता है। अब बच्चों को टॉप लिस्ट पर लेकर जाना, 600 अबव मार्क्स लेकर आना, 690, 676, 676, तो इसमें एक जो स्ट्रैटेजी काम करती है, वो करती है कि बच्चे के मन के अंदर वो चीज़ पैदा कर देना कि आपको, अगर अगर आप ये नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या जेई का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो वो ज़रूरी क्यों है? सिर्फ देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, या मुझे सच में वो चीज़ चाहिए? जैसे आपको पता होगा, कई बार 10th में बच्चा आता है, 10th के बाद जब बच्चा +1 +2 में आता है, अगर उसकी काउंसलिंग सही नहीं होती है तो वो किसी के भी कहने पर मेडिकल या नॉन मेडिकल चूज कर लेता है। और ये मेडिकल नॉन मेडिकल आज के समय में अगर आप देखो तो एक स्टैंडर्ड बन गया है कि आपके बच्चे ने मेडिकल रखा है, आपके बच्चे नॉन मेडिकल रखा है, तो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड। तो अब बच्चा उस स्टैंडर्ड के लिए उस चीज को ले जरूर लेता है, पर उसको उस कंसेप्ट को समझने के लिए, फिजिक्स के कंसेप्ट को, केमिस्ट्री को, बायो को, सभी चीजों को समझने के लिए खूब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतनी मेहनत 10 तक तो हम कभी करते नहीं है, या 12 तक हम लोग नहीं कर पाते हैं, पर जैसे ही हम कोचिंग में आते हैं, उन सभी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, बताने के तरीके को देखते हैं, तो बच्चा धीरे 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 3-4 महीने देखता है कि मुझे ये टॉपिक ऐसे पढ़ाया गया था, ये टॉपिक मुझे ऐसे पढ़ाया गया था, और यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। तो बच्चे को 3-4 महीने ये समझने में लगते हैं कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, ओएमआर कैसे भरना है। बच्चों के कुछ एरर्स होते हैं। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, वो एरर्स क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली वो एक ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर, अगर मैं बच्चों के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक होता है कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर, बच्चे के मार्क्स टॉप लिस्ट में आ सकते हैं या कट ऑफ क्लियर हो सकती है, पर बच्चा जब पेपर के अंदर बैठता है तो वो कैलकुलेशन एरर करता है। अब कैलकुलेशन एरर के होने के चांसेस क्या हैं? वो घर पे जाके कैलकुलेटर यूज करता है, पहला चांस ये हो गया। दूसरा कि वो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करता। जो सिली मिस्टेक्स हैं उसमें पहला एरर ये आता है, कैलकुलेशन एरर। जबकि क्वेश्चन, उसके न्यूमेरिकल सब कुछ आपके सामने होते हैं, फिर भी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो। दूसरा दूसरा होता है की एरर। की एरर का मतलब बच्चे ने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, आंसर भी निकल आया, पर जब वो ओएमआर में अपने ओएमआर को फिल कर रहा है तो वो ओएमआर गलत फिल कर रहा है। जैसे 55 नंबर वाला क्वेश्चन था, उसने फिल कर दिया 56, तो उससे पूरी ओएमआर गलत हो गई। तो उसकी एरर की वजह से आपके मार्क्स डाउन जाते हैं। जैसे अगर आप देखो कि जो कोचिंग के पेपर होते हैं, जब पेपर होते हैं तो उसका पैटर्न होता है ABCD। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ABCD, तो इतने से चेंज करने पर भी बच्चे की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो शुरुआत से क्या पढ़ रहा है, ए के नीचे बी आएगा, सी के नीचे डी आएगा, तो चाहे अनचाहे उसको क्वेश्चन तो आ गया, तो उसने ए के नीचे जो बी आना चाहिए था, पर ए के नीचे पेपर में लिखा था सी, तो
तो उससे वो माइनर मिस्टेक हो गई। अब नेक्स्ट हो गया कि हमने पूरे साल में ABCD से क्वेश्चन लिए ऑप्शन के अंदर, पर जो फाइनल पेपर नीट का है, जैसे अभी आपने देखा होगा, वहां पर है 1 2 3 4, तो बच्चों को ABCD और 1 2 3 4 में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये छोटे छोटे कुछ मिस्टेक्स हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे रीडिंग एरर। रीडिंग एरर कैसा? आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। बच्चे करते क्या है कि मुझे क्वेश्चन आ तो गया, पर उसने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ने का तरीका, मुझे इनकरेक्ट पूछा गया था तो इनकरेक्ट मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब उसमें ए ऑप्शन तक मेरे को याद है, जब मैं ए ऑप्शन को रीड कर रहा हूं तो इनकरेक्ट मेरे से पूछा गया है। बी ऑप्शन जब मैं पढ़ने जा रहा हूं तो मुझसे पूछा गया इनकरेक्ट, पर जैसे ही बच्चा सी ऑप्शन पे आता है तो इनकरेक्ट भूल जाता है, क्योंकि वो ए और बी लाइन को इतना पढ़ चुका होता है ताकि वो इनकरेक्ट वर्ड को भूल जाएगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है नॉट इनकरेक्ट, नॉट। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है कि बच्चा केमिस्ट्री की एक नोटबुक बनाएगा अलग से, फिजिक्स अलग बनाएगा, बायो और मैथ अलग अलग बनाएगा। तो उसमें करेगा क्या, जब भी उसका पेपर होगा, पेपर में 200 क्वेश्चन मान लो आए, उस 200 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन उसको आते थे जो कि उसने अटेम्प्ट करे। 20 क्वेश्चन जिसमें वो सिली मिस्टेक्स करता है, जिसमें क्वेश्चन को क्लियर नहीं होता। अब वो 20 क्वेश्चन के लिए अब बच गए हमारे कितने, 60 क्वेश्चन जो उसको नहीं आते। अब उसने करना क्या है कि उस क्वेश्चन को वहां से निकालना है पेपर से और उसको पेस्ट करना है अपनी कॉपी के अंदर। और जब वो वहां पर उसको सॉल्व करेगा तो वो लिखेगा कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज नहीं पढ़ी थी। बच्चे को बार बार लिखवाते हैं हम लोग कि मैंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था, मेरे से गलती हो गई, नॉट इनकरेक्ट मैंने नहीं पढ़ा था, यहाँ मेरा कैलकुलेशन एरर था। तो जब बच्चा इतनी बार इन सब चीजों को रिपीट करता है तो लास्ट में आप देखो 690 मार्क्स 720 में से सिर्फ 6 क्वेश्चंस। क्या हम लोगों ने 6 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करवाई होगी? बिल्कुल करवाई होगी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ और मैं खुद नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और जो बच्चे एनरोलिंग स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए आपका मैसेज। देखो बेटा, एक छोटा सा मैसेज सभी बच्चों के लिए, अपनी जो बुक्स हैं उस पे, NCERT पे पूरा भरोसा रखें, अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा रखें, और सुबह शाम दिन रात जितनी आपकी मेहनत है, जितना आप कर सकते हैं, उसको अपने टाइम को स्पेंड करें बुक्स के साथ। बस यही है, और सफलता कोई रोक नहीं सकता उसके बाद। थैंक यू सो मच सर। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी हमारे HOD सर और एस्पायर IT एंड मेडिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेंद्र मीना सर का, कि उन्होंने हमीरपुर में एस्पायर IT एंड मेडिकल की इनॉग्रेशन करी, बहुत सारे बच्चों के लिए वो डोर ओपन करा, जिसकी वजह से वो अपने सफ़र पे, अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं, मैं ये बोलूँगी। और एस्पायर में आए और ज़रूर आपको एस्पायर की टीचर्स, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। आई एम वेरी श्योर एंड यू विल श्योरली रीच एट योर ओन सक्सेस। थैंक यू।